हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ आपकी कक्षा 12 का ही विषय लेकर। लेकिन आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हम अपनी कक्षा 12 की माइक्रो को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम अपनी मैक्रो को स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा सेकंड सेम बोला जाता था जब सेमेस्टर सिस्टम था, तो मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, आज वो हम शुरू कर रहे हैं। और मैक्रो का हमारा ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। क्योंकि हमने मैक्रो स्टार्ट की है तो सबसे पहले हम यही जानेंगे पहले चैप्टर के अंदर कि समष्टि जो अर्थशास्त्र है, मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है, वो क्या है। तो इस चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर की मैक्रो के फर्स्ट चैप्टर की हमारी ये पहली वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे हमने जो व्यष्टि और समष्टि जब हमने माइक्रो को स्टार्ट किया तो तब हमने पढ़ लिया था कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। लेकिन फिर भी क्योंकि अब हम मैक्रो शुरू कर रहे हैं तो अब एक बार फिर से देखेंगे हम। तो इतना तो आप सभी को पता भी है कि जो इकोनॉमिक्स है और उसके दो भाग जो किए गए हैं, माइक्रो और मैक्रो, यानी कि व्यष्टि और समष्टि, ये किसने किए हैं? ये एक अर्थशास्त्री हुए हैं हमारे, जिसका नाम है रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश ये जो अर्थशास्त्री थे ये नॉर्वे से थे। तो नॉर्वे से अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश, उन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। तो ये हम माइक्रो में भी हमने पढ़ा था, अब हम फिर से पढ़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैक्रो का, उसमें से कोई बड़े क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ना के बराबर इसमें से हमारे जो मल्टीपल चॉइस के या एक एक नंबर के, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो पहला हमारा चैप्टर है उसमें से हमारे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा छोटा ही बनता है ये कि अर्थशास्त्र को किसने बांटा दो भागों में? रेगनर फ्रिश ने। कब बांटा? 1993 में। और जो ये अर्थशास्त्री थे ये कहाँ से थे? ये नॉर्वे से थे। और इन्होंने कौन से दो भागों में बांटा? इन्होंने बांटा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, ये आप लोगों को पता है, लेकिन हम इसे फिर से करते हैं एक बार। व्यष्टि मैंने इसके लिए बताया था कि यहां से हम इसको पकड़ सकते हैं याद रखने के लिए। व्यष्टि यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम अर्थशास्त्र की ऐसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं, यानी कि जो सिंगल होती हैं, छोटी इकाइयों का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो इकाई है, अर्थशास्त्र की वो शाखा है जहां पर हम व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, जैसे छोटे स्तर पर, जैसे हम एक उपभोक्ता की बात करें, किसी एक फर्म की बात करें, तो जब ऐसी छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो इट मीन्स हम माइक्रो का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये तो हुई माइक्रो। दूसरी हमारी मैक्रो, जो कि अब हमारा ये सैम है, अब हमारी ये बुक है जो उसका नाम है। तो मैक्रो के अंदर हम क्या करते हैं? सम यानी कि सामूहिक स्तर पर, यानी कि बड़े स्तर पर समस्त अर्थव्यवस्था, सम या समस्त अर्थव्यवस्था या सामूहिक, यहाँ से हम इन दोनों को मैच कर सकते हैं याद रखने के हिसाब से। ये भी सम, ये भी सम। तो समष्टि अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र है जिसमें हम सामूहिक स्तर पर या बड़े स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इसका एक और नाम भी है, और वो दूसरा नाम क्या है? आय व रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आय व रोजगार का सिद्धांत के अंदर हम सामूहिक अर्थव्यवस्था का, पूरे समस्त स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, इसीलिए ये इसका दूसरा नाम भी है। इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कुल रोजगार, कुल आय। तो कुल रोजगार यानी कि टोटल, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार की बात कर रहे हैं हम। कुल आय यानी कि पूरे राष्ट्र की आय के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये समस्त स्तर पर हो गया, सामूहिक स्तर पर हो गया। तो इनका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? मैक्रो के अंदर हम करेंगे। तो ये तो हुई छोटे छोटे क्वेश्चन कि रेगनर फ्रिश ने इसे बांटा, नॉर्वे से हमारे अर्थशास्त्री थे, 1933 में बांटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उनके एग्जाम्पल्स। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसके एग्जाम्पल्स। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर आता है, छोटे क्वेश्चन ही और बनेंगे हमारे। अर्थशास्त्री जो हुए हैं हमने उसे समय के आधार पर बांटा है। समय के आधार पर कैसे? जैसे परंपरावादी, जिसे हम क्लासिकल्स भी बोलते हैं, नव परंपरावादी उसके बाद के, और जो अब के अर्थशास्त्री हैं उन्हें हम आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं। तो अर्थशास्त्रियों को हमने समय के आधार पर तीन भागों में बांट दिया: परंपरावादी या क्लासिकल्स, नव परंपरावादी या न्यू क्लासिकल, और मॉडर्न अर्थशास्त्री यानी कि हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री। तो अगर हम अपने इन तीनों अर्थशास्त्रियों की बात करें तो ये हमारा एक नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, छोटा क्वेश्चन ही बनेगा। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए, या वही कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम दे दिए, उनमें से ये बताओ कि क्लासिकल कौन सा था। तो एडम स्मिथ,
माल्थस, रिकार्डो, ये 3 अर्थशास्त्री हैं। ये हमारे क्लासिकल्स के अंदर इनकी गिनती होती है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में हम इनकी गिनती करते हैं। एडम स्मिथ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हम इन्हें अर्थशास्त्र के पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम इनको। तो एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो ये हमारे कौन से अर्थशास्त्री हैं? क्लासिकल्स हैं। इसके अलावा ये जो अर्थशास्त्री थे, जो क्लासिकल्स थे, इन्होंने अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत ज्यादा समष्टि के बारे में ही बात की है। ये जो क्लासिकल्स जो हमारे अर्थशास्त्री थे, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में काफी अध्ययन किए हैं। माइक्रो के बारे में इन्होंने ज्यादा नहीं किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो मैक्रो है उसके बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा स्टडीज की हैं। तो क्वेश्चन बनता है हमारा क्लासिकल्स ने किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया? मैक्रो के ऊपर। और कौन कौन से हमारे अर्थशास्त्री हैं? एडम स्मिथ, माल्थस एंड रिकार्डो। इसके बाद नियो क्लासिकल्स हमारे अर्थशास्त्री आते हैं। नियो क्लासिकल्स के अंदर हम मार्शल और पिगू को पढ़ते हैं। तो जो मार्शल और पिगू जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने समष्टि नहीं, इन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र को अधिक फोकस किया। तो इनके जो अध्ययन थे वो अधिकतर व्यष्टि से संबंधित थे, समष्टि से संबंधित भी थे, लेकिन व्यष्टि के ऊपर इनका फोकस अधिक रहा। इसके अलावा इनके बाद फिर 1933 के अंदर हमारी विश्व महामंदी आई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा। विश्व महामंदी का वर्ष 1929 से 30 का वर्ष हम बोलते हैं। कई बार दशक के बारे में पूछ लिया जाता है, तो दशक के अंदर हम 1930 का दशक यानी कि 21 से लेकर 30 तक की पूरी 10 साल को हम लेते हैं। अगर सिर्फ एक वर्ष की बात आती है तो वो हमारा 1929 से 30, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 1929 से 30। तो ये जो वर्ष था हमारा, ये विश्व महामंदी का दिवस था। इससे पहले थे ना हमारे नियो क्लासिकल, तो इन्होंने व्यष्टि को, माइक्रो को विशेष महत्व दिया था। लेकिन इसके बाद जब 1930 की विश्व महामंदी थी, उसके बाद से व्यष्टि की जगह पर फिर से किसकी बारी आई? मैक्रो की बारी आई। तो 1930 के बाद फिर 1936 के अंदर अब एक क्वेश्चन और आ गया। 1936 में केंज, ये एक और अर्थशास्त्री है हमारे, केंज। इन्होंने 1936 में अपनी एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये केंज की पुस्तक का नाम क्या था? तो ये आपको याद रखना है, नाम थोड़ा सा लंबा है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये पुस्तक केंज ने कब लिखी? 1936 के अंदर। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ 3 बन गए एक लाइन से। ये पुस्तक किसने लिखी? केंज ने लिखी। या केंज की पुस्तक का नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब लिखी? 1936 में। तो इस पुस्तक के बाद से और इस पुस्तक के अंदर भी किसको विशेष महत्व दिया गया? मैक्रो को। तो मैंने बताया है आपको, क्लासिकल्स ने मैक्रो का अधिक अध्ययन किया, लेकिन न्यू क्लासिकल्स ने माइक्रो का अधिक अध्ययन किया। और 1930 की मंदी के बाद फिर से मैक्रो के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया। और आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं, जिनके नाम है हिक्स, हैंसन, गार्डनर, ये हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने भी मैक्रो के बारे में काफी अध्ययन किया है। जो आधुनिक अर्थशास्त्री है, उन्होंने भी मैक्रो को ही अधिक फोकस में रखा है, मैक्रो का ही अधिक अध्ययन किया है। तो हमने तीनों तरह के अर्थशास्त्री पढ़े, क्लासिकल्स, नियो क्लासिकल्स और मॉडर्न। इनके एग्जाम्पल, इनके ये पढ़े कौन कौन से अर्थशास्त्री इनके अंदर आते हैं। इसके अलावा बीच में हमारे और कई सारे छोटे क्वेश्चंस हो गए। अब हम बात करते हैं मैक्रो के बारे में। वैसे हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो मैक्रो शब्द है, समष्टि जो होता है शब्द, उसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? मैक्रो। और जो ये अंग्रेजी का मैक्रो शब्द है, ये मैक्रो कौन सी भाषा का शब्द है? इंग्लिश का। तो अंग्रेजी का जो मैक्रो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मैक्रोज से। NAC है यहाँ पर ये भी मैक्रोज है, ये भी मैक्रो है, लेकिन यहाँ पर K है और बाद में S लग गया। तो मैक्रो शब्द मैक्रोज से लिया गया है। और जो ये मैक्रोज है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि मैक्रो शब्द को जो मैक्रोज से लिया गया है, ये कौन सी भाषा का वर्ड है? तो ये ग्रीक भाषा का वर्ड है मैक्रोज, और इसका अर्थ होता है लार्ज यानी कि बड़ा। तो समष्टि का, मैक्रो का क्या अर्थ हुआ? कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था की शाखा जिसके अंदर हम लार्ज या बड़ी या सामूहिक स्तर की या समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो समस्त अर्थव्यवस्था जिसके अंदर हम, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ लिए थे उदाहरण, जैसे कुल मांग, जैसे सकल का मतलब होता है कुल, टोटल, पूरे देश की। एक तो एक आदमी की मांग हो, एक पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की मांग हो। सकल पूर्ति, एक तो एक आदमी कितनी पूर्ति करता है, एक उत्पादक कितनी पूर्ति करता है, एक पूरे राष्ट्र में कोई वस्तु कितनी बनती है। तो सकल मांग, सकल पूर्ति और सामान्य कीमत स्तर। कीमत स्तर किसी एक वस्तु का नहीं है, ये सामान्य कीमत स्तर है, यानी कि सभी वस्तुओं की महंगाई की बात यहाँ पर हो रही है कि भाई सामान्य कीमत स्तर पहले की तुलना में बढ़ गया, घट गया।
तो इन चीजों का अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं, समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारी ये समस्याएं हैं और इनका अध्ययन हम मैक्रो के अंदर करते हैं। इसके बाद आता है कि मैक्रो अर्थशास्त्र का स्कोप या क्षेत्र। तो ये आपके पाठ के अंदर है कि भाई हम मैक्रो के अंदर, क्षेत्र का मतलब है, स्कोप का अर्थ होता है कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आएंगे। तो जो मैक्रो का स्कोप की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारी ये 6 चीजें आती हैं। इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आपकी बुक के अंदर भी अगर हम आगे चलेंगे तो ये हमारे एक तरह से चैप्टर्स के रूप में आएंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैक्रो के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय के सिद्धांत में आपका ये चौथा 5वां चैप्टर आएगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, या राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। जैसे एक आदमी की आय होती है वैसे ही पूरे राष्ट्र की आय भी होती है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पर पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के सिद्धांत में। इसके बाद जो रोजगार का सिद्धांत है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो रोजगार की या बेरोजगारी की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को मतलब किस कारण से होती हैं, समस्याओं के क्या कारण है और इन समस्याओं का कैसे हम निवारण कर सकते हैं। तो ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे, रोजगार के सिद्धांत में। इसके अलावा तीसरी चीज हम मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं मुद्रा का सिद्धांत। मुद्रा के सिद्धांत का अर्थ है कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग किन किन तत्वों पर निर्भर करेगी, मुद्रा की पूर्ति किन पर। मुद्रा यानी कि जो जिसका प्रयोग करके हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं। तो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति किस लिए, किन तत्वों पर निर्भर करती है, मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं, वो सारी चीजें हम मुद्रा के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये भी आपके पास आपकी सिलेबस के अंदर है। इसके अलावा सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, सामान्य कीमत स्तर किसी एक वस्तु की कीमत की बात नहीं हो रही, यहाँ हम पूरी सभी वस्तुओं की कीमतों की बात कर रहे हैं, एक तरह से महंगाई की बात कर रहे हैं। तो जब कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ती हैं तो उसे हम मुद्रास्फीति बोलते हैं, कीमतों में गिरावट आती है तो उसे हम विस्फीति बोलते हैं। तो सामान्य कीमत स्तर के अंदर हम इन सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे फिर हम आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास क्या होता है ये आप सभी को पता है। आर्थिक विकास के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक देश को आर्थिक विकास के पथ पर हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर छठा हमारा इसके अंदर है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, दो विभिन्न देशों के बीच, एक देश और शेष विश्व के बीच जो व्यापार होएगा उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। आयात निर्यात वहां पर किए जाते हैं, तो निर्यातों को कैसे बढ़ाएं, आयातों को कैसे कम करें, वो सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक तरह से मैक्रो के अंदर हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे और ये हमारे मैक्रो के क्या हैं, स्कोप है, क्षेत्र है, एरिया है, जिन को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से चैप्टर्स के रूप में हमारे मैक्रो की बुक के अंदर आएंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी हो गया है। आज हमने पढ़ लिया है कि भाई जो मैक्रो है वो क्या है और मैक्रो के बारे में कब कब कितना कितना किस किस ने कैसे अध्ययन किया। इसके अलावा जो स्कोप ऑफ मैक्रो है, मैक्रो का जो क्षेत्र है वो भी हमने देख लिया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो और मैक्रो का जो हमारा डिफरेंस है उसी को एक बार फिर से हम देखेंगे। वैसे हमने अपने माइक्रो के फर्स्ट चैप्टर में भी ये कर लिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर के अंदर, सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, तो इसे हम एक बार फिर से करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को हम अगली 3 वीडियोस के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।